हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है रेशम उद्योग। इस और पेज नंबर है 24। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेशम उद्योग चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 24। ये एक कहानी कहानी है। किसी भी राष्ट्र या राज्य की आर्थिक उन्नति वहाँ के उद्योग पर निर्भर करता है। इन उद्योगों में बृहत उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योग भी अपना अलग महत्व रखते हैं। कुटीर उद्योग के बारे में ये चैप्टर रेशम उद्योग मतलब रेशम के कपड़े, जो ये सिल्क उद्योग मतलब सिल्क का कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसके बारे में ये जानकारी दिया गया है इस चैप्टर में। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के कोलार जिले में एक ट्रू स्टोरी मतलब ट्रू ये जो डेटा है इसके हिसाब से ये लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के कोलार एक जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे रेशम उत्पादन से संबंधित विषयों तथा रेशम के जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म जो होता है, उसका जीवन चक्र व विशेष विवरण रोचक ढंग से यहाँ पे दिया गया है। सिल्क वर्म के बारे में ये जानकारी दिया गया है। यहाँ पे सिल्क मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम में जैसे जो सिल्क वर्म के बारे में जानकारी दिया गया है, वो कीड़ा के बारे में, रेशम का कीड़ा। कोलार 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 कर्नाटक में कोलार कर्नाटक के प्रमुख जिलों में से एक है। कोलार कर्नाटक का एक जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसे लैंड ऑफ सिल्क एंड मिल्क का नाम भी मिला है। इसको लैंड ऑफ सिल्क एंड मिल्क कौन सा है, मतलब कोलार लिखना है, कर्नाटका का कोलार। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ हर दिन 3 लाख लीटर से अधिक दूध और करोड़ों रुपए का रेशम का उत्पादन होता है। यहाँ पे हर दिन डेली यहाँ पे 3 लाख लीटर का मिल्क यहाँ से प्रोड्यूस होता है और वो करोड़ों रुपए का ये जो रेशम का उत्पादन भी वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। इस जिले का लगभग सभी गांव के लोग रेशम उद्योग से जुड़े हैं। यहाँ पे सभी लोग, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग रेशम, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ये रेशम की फैक्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, रेशम कंपनी से। वे आर्थिक रूप से इस उद्योग पर निर्भर हैं। वो आर्थिक रूप से ये पैसे के लिए वो रेशम के उद्योग से ही ये लोग, कोलार के सभी लोग यहाँ पे परिवार कोलार डिस्ट्रिक्ट के सभी फैमिली, यहाँ पे जितने सारे पॉपुलेशन है वहाँ पे वो लोग सभी जो रेशम उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे उनका जो आर्थिक मतलब उनका जो इनकम, उनका अर्निंग भी यहाँ पे ये रेशम उद्योग से ही जुड़ा हुआ है, उनका घर का ये अर्निंग्स। एक बार यहाँ पर कपड़ों की प्रदर्शनी लगी थी। यहाँ पर एक बार कपड़े, तो जो रेशम के कपड़े होते हैं वहाँ पे एक प्रदर्शनी, वहाँ पे एग्जीबिशन लगा था कोलार, ये कर्नाटका में, जिसमें कई दुकानें गई थी। वहाँ पे बहुत सारे दुकानें वहाँ पे लगाया गया था। रेशम का लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्र खोला गया था। यहाँ पे रेशम के लोकप्रिय कराने के लिए यहाँ पे उद्देश्य से यहाँ पे जो रेशम के जो उत्पादन, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे, उसकी जानकारी उस एग्जीबिशन में उसका मुख्य आकर्षण था वो वहाँ पे, इसीलिए ही वो एग्जीबिशन लगा था वहाँ पे, रेशम के बारे में जानकारी देना। रेशम विभाग के एक अधिकारी लोगों का रेशम उद्योग की संपूर्ण जानकारी दे रहे थे। रेशम विभाग जो सिल्क डिपार्टमेंट से, जो सिल्क कपड़े जो बनाते हैं, सिल्क डिपार्टमेंट के एक अधिकारी, वहाँ पे एक अधिकारी आए थे और वहाँ पे वो रेशम उद्योग के, सिल्क उद्योग के बारे में ये सभी जानकारी वहाँ पे
दे रहे थे सभी लोगों को। उन्होंने बताया कि रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। वहाँ पे वो बताया कि जो रेशम ये जानकारी दे रहे थे वो अधिकारी, यहाँ पे जो रेशम विभाग से जो अधिकारी आए थे वो बताए कि रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम का जो कपड़ा हम पहनते हैं वो कीड़ा, सिल्क वर्म से, रेशम का कीड़ा से ही आता है। रेशम के कीड़ों का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। रेशम का कीड़ा जो सिल्क वर्म का जो स्टेजेस, 4 स्टेजेस में उसका होता है। मादा पतंग अपने जीवन काल में, मादा पतंग मतलब जो रेशम का जो ये जो सिल्क वर्म जो अपने जीवन काल में केवल एक बार अंडे देती है। एक बार ही वो अंडे देता है वो सिल्क वर्म। यह लगभग लगभग 100 से 200 100 से 150 अंडे देती है। यह लगभग एक बार ही देती है, लेकिन उसमें इतना सारा एक बार अंडे देती है, लेकिन एक बार में ही एक साथ 100 150 अंडे वो एक साथ दे देती है। इन अंडों को इकट्ठा करके एक चिकने कागज, ऑयल पेपर पर जमाते हैं। इसको सब अंडे को इकट्ठा करते हैं, गैदर करके वो कलेक्ट करके वो एक ऑयल पेपर, चिकना कागज मतलब ऑयल पेपर में वो कलेक्ट उसको जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। ये अंडे राई के दाने के बराबर होते हैं। ये अंडे इतना छोटे, जो राई होता है ना, मस्टर्ड सीड्स होता है, वैसे ही इतना छोटा छोटा उसका ये एग होता है वो सिल्क वर्म का। ये अंडे राई के दाने के बराबर होते हैं। सामान्य तापमान में 3 बार, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, देख लेना अपने बुक से। सामान्य तापमान से 3-4 दिनों में इन अंडों से कीड़े बाहर निकलते हैं। यहाँ पे सामान्य तापमान से यहाँ पे 3-4 दिनों में ही वो अंडे से, जहाँ पे अंडे देता है वो जो सिल्क वर्म, वहाँ से कीड़े निकल आते हैं 3-4 दिनों में ही, नॉर्मल टेम्परेचर में। अंडों से बाहर आते ही ये कीड़े शहतूत के पत्ते खाने शुरू कर देते हैं। वो जो अंडे से बाहर आते हैं तभी वो ये कीड़े सब वो शहतूत का एक जो लिप्स होता है, शहतूत का पत्ता, वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बड़े पेटू होते हैं, लगातार 20-25 दिनों तक खाते रहते हैं। ये बड़े पेटू मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं और 20-25 दिन ऐसे ही खाते रहते हैं और 4 से 6 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। वो जन्म पैदा होने के बाद ही खाना स्टार्ट कर देते हैं और 20-25 दिन तक वो खाते रहते हैं और 4 से 6 सेंटीमीटर तक वो लंबे हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। तब तक इनका वजन भी 500 गुना बढ़ जाता है। तब तक उनका ये जो वजन, वेट भी 500 गुना तक, जब पैदा होने के टाइम में जितना होता है उससे 500 गुना तक वो 500 टाइम्स वो बढ़ जाता है उसका वेट। अब ये कीड़े खाना बंद कर देते हैं, तभी वो कीड़े खाना जो बंद कर देती है। अभी जो कीड़े जो सिल्क वर्म होता है वो खाना बंद कर देता है। वो जो ये जो शहतूत का जो पत्ता जो खाते हैं वो खाना बंद कर देते हैं। इन कीड़ों का रंग मटमला होता है, मटमला कलर का होता है उसका कलर। ये कंबल के कीड़ों की तरह दिखाई देते हैं। कंबल का कीड़ा जो होता है वैसे ही दिखाई देते हैं। कीड़ों की इस अवस्था में इसके मुंह से एक प्रकार का रस निकलता रहता है। यहाँ उनके मुंह से, उनके माउथ से एक प्रकार का रस मतलब एक जूस टाइप का लिक्विड निकलता रहता है, जिससे वे अपने चारों ओर कोष बना लेते हैं। इसीलिए वो चारों ओर अपना जो ये वेब जो होता है वैसे उनका वो बना लेते हैं कोष। इस कोष को ककून कहते हैं। उसको जो ककून कहते हैं वो कोष को ककून बना लेते हैं वो अपने चारों ओर। सही अर्थ में यही रेशम का मूल रूप है। यही वो जो रेशम का मूल रूप होता है वो ककून ही। इन कोषों का उबलते पानी में डालकर उनके मुंह से एक तरल पदार्थ निकाला जाता है। ये जो ककून जो ये होता है, फिर उसको जो उबलते पानी में उसको डाल देते हैं और उनके मुंह से एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड उनको निकाला जाता है। हवा लगते ही यह तरल पदार्थ धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो जब हवा वहाँ पे लगता है वो उनसे वो तरल पदार्थ जो निकलता है वो एक धागा में परिवर्तित हो जाता है। यह कोष से 400 से 500 मीटर तक धागा निकाला जाता है। यह जो कोष जो बनाते हैं जो कोकून, वहाँ से
400 से 500 मीटर का धागा एक ही कोकून से निकाला जाता है। धागा निकालने का यह काम कुशल व्यक्ति ही कर सकते। जो धागा निकालते हैं वो कुशल, जो ट्रेंड लोग ही, ट्रेंड पर्सन ही वहाँ पे जो ट्रेनिंग जिसको मिला है वो ही कर सकता है उसको। हम आम आदमी ऐसे नहीं कर सकते उसको। धागा निकालने का यह काम कुशल व्यक्ति ही कर सकते हैं। इन धागों को बुनकर वहाँ पे उसको बुनना जाता है, वीविंग करा जाता है और रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर रेशम का कपड़ा जो हम पहनते हैं उसको प्रिपेयर कराते हैं। अगर कोसों का उबलते पानी में न पकाए जाए तो इनसे पतंगे बाहर आते हैं। जो ये पानी में, अगर उबलते पानी में उसको नहीं पकाया जाए तो उनके वहाँ से पतंगे, ये जो सिल्कवर्म, वो वहाँ पे निकल आते हैं। इन पतंगों से अंडे तो पा सकते हैं पर रेशम नहीं। इन जो पतंग, जो सिल्कवर्म होते हैं, उनसे अंडे तो निकल आते हैं लेकिन रेशम नहीं निकलता है। इस तरह रेशम की कीड़ों का जीवन चक्र बड़ा ही दिलचस्प होता है। ऐसे ही जीवन चक्र, उनका जो लाइफ साइकिल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। कच्चा रेशम सिर्फ 2 रंगों से मिलता है। जो कच्चा रेशम का जो धागा 2 ही कलर से मिलता है, सफ़ेद और मटमला कलर का, व्हाइट और मटमला कलर का ही वो मिलता है। इन धागों को विभिन्न रंगों में रंग कर रेशमी कपड़े तैयार किया जाते हैं। फिर उसमें टाई एंड डाई मतलब कलर्स वहाँ पे फैब्रिक्स में लगाते हैं और फिर डिफरेंट कलर्स का धागा हमको रेशमी कपड़े हम पहन पाते हैं। विश्व भर में मैसूर मतलब जो मैसूर होता है, मैसूर सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जो मैसूर सिल्क साड़ी वर्ल्ड फेमस है, वहाँ से विश्व भर में मैसूर सिल्क फेमस होता है, फेमस है। कर्नाटका का मैसूर, जो पहले से मैसूर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है मैसूर प्लेस में, वो सिल्क साड़ी वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे करते हैं वो सिल्क साड़ियों का के लिए वो प्रसिद्ध है। अब आप जान गए होंगे कि यह मुलायम रेशम की कथा है जो कीड़ों की देन है। ये जो मुलायम रेशम के कपड़े हम पहनते हैं, मुलायम सिल्क के कपड़े, तो वो सब रेशम के कीड़ों से ही प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े मतलब सिल्क वर्म से ही प्राप्त होता है। तो अभी ये था जानकारी सिल्क रेशम के कीड़ों की जानकारी। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। अवस्था मतलब दशा, पदार्थ मतलब वस्तु, थिंग्स, निर्भर मतलब अवलंबित, कोश मतलब आवरण जो कोकून होता है, कुशल मतलब निपुण होता है, एक्सपर्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कोलार जिले के लोग किन उद्योगों से जुड़े हैं? कोलार जिले के लोग रेशम के उद्योग से जुड़े हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? रेशम के कीड़े शहतूत लिखना है, शहतूत के पत्ते खाते हैं। कोकून किसे कहते हैं? कोकून कोश को कहते हैं। रेशम मूल रूप से किन रंगों में मिलता है? रेशम मूल रूप में सफेद और मटमला लिखना है, मटमला रंगों में मिलता है। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखना है, 3-4 सेंटेंस में। कोलार को लैंड ऑफ सिल्क एंड मिल्क क्यों कहा जाता है? जो 3 लाख लीटर जो होता है, हाँ, कोलार को लैंड ऑफ सिल्क एंड मिल्क के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ हर दिन 3 लाख लीटर से अधिक दूध और करोड़ों रुपए का रेशम उत्पादन होता है, लिखना है। रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र का विवरण दीजिए। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र, ये लिखना है। जो रेशम के कीड़ों का जो बोली थी यहाँ पे, कोशों को उबलते पानी में डालकर वहाँ से उनके मुंह से एक तरल पदार्थ निकाला जाता है। फिर हवा लगते ही वहाँ से तरल पदार्थ धागों से के रूप में परिवर्तित होता है। हर कोश के 400-500 मीटर के धागा निकाला जाता है। फिर धागा निकालने के समय यह कुशल व्यक्ति करता है। फिर जो धागा बुनकर रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर अगर ये कोशों को उबलते पानी में न पकाया जाए तो वो पतंगे बाहर निकल आते हैं और इन पतंगों से अंडे
तो पा सकते हैं, लेकिन रेशम नहीं पा सकते, इसीलिए उनको उबलते पानी में डाला जाता है। इस तरह रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र होता है। ये लिखना है। काशी में कोसों से रेशमी धागों को कैसे निकालते हैं? कोसों से रेशमी धागों को कैसे निकालते हैं? कोसों को उबलते पानी में डालकर उनके मुंह से एक तरल पदार्थ निकाला जाता है। हवा लगते ही यह तरल पदार्थ धागों के रूप में परिवर्तित होता है। ये लिखना है। धागा रेशम मूल रूप में ये कोसों को न उबालने पर क्या होता है? कोसों को न उबालने पर कोसों को उबलते पानी में न पकाया जाए तो इनसे पतंगे बाहर आते हैं। ये लिखा, पतंगे बाहर आ जाते हैं, इसको लिखना है। फिर निम्नलिखित कोष्टक में सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है। तो शब्द पहले पढ़ लेती हूँ। मुलायम, सहतूत, उबलते पानी, सिल्क, मिल्क, सफेद, पीला। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलार जिले को लैंड ऑफ डैश एंड डैश कहा जाता है, कहते हैं। कोलार जिले को लैंड ऑफ सिल्क एंड मिल्क कहते हैं, लिखना है। सिल्क एंड मिल्क लिखना है। रेशम के कीड़े डैश के पत्तों को ही खाते हैं। रेशम के कीड़े सहतूत लिखना है, सहतूत के पत्ते को खाते हैं। रेशम के कोश का रंग डैश और डैश होता है। रेशम के कोश का रंग सफेद और मटमल्ला, मुलायम, मटमल्ला नहीं लिखा है, सफेद और पीला होता है, लिखना है। धागे निकालने के लिए कोश को डैश और डैश में डालते हैं। धागे निकालते समय कोश को उबलते पानी में डालते हैं, लिखना है, उबलते पानी में। रेशमी कपड़े बहुत डैश होते हैं। रेशमी कपड़े बहुत मुलायम होते हैं। मुलायम हो गया, सहतूत भी हो गया, उबलते पानी भी हो गया, सिल्क मिल्क भी हो, सफेद पीला भी हो गया। अभी उदाहरण के अनुसार आ की मात्रा लगाकर नए शब्द की रचना करो। कम में आ की मात्रा लगाने से काम होता है। जैसे कल में आ की मात्रा लगाने से काल, गल में आ की मात्रा लगाने से गाल, धन में आ की मात्रा लगाने से धान, तप में आ की मात्रा लगाने से ताप, हर में आ की मात्रा लगाने से हार, हल में आ की मात्रा लगाने से हाल, फिर भर में आ की मात्रा लगाने से भार, नल में आ की मात्रा लगाने से नाल। हो गया। फिर निम्नलिखित वर्ग पहेली से कर्नाटक के जिलों के नाम ढूंढकर लिखो। यहाँ पे जो कर्नाटक स्टेट के लोग ही ये सब में कर पाओगे, ये मुझे टाइम लगेगा, तो मैं ये आपके लिए ही छोड़ती हूँ। जो कर्नाटक का जो जिले का नाम है उसको ये सर्कल करना है और यहाँ पे लिखना है कर्नाटक जिले का नाम। 12 जिला का नाम दिया गया, 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। कक्षा में चर्चा कीजिए। रेशम की तरह हमें ऊन भी एक अन्य प्राणी से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है? जो सीप होता है, जो उसमें से निकलता है। क्या आप उस प्राणी को जानते हैं? ऊनी वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में जानते हो तो ये कलेक्ट करके उसको लिखना है, उसका डेटा। लोग गर्मी के मौसम में सबसे अधिक सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सूत कहाँ से प्राप्त होता है? सूत कॉटन जो से होता है। ये सूती वस्त्र कैसे तैयार होते हैं वो भी लिखना है। गांधी जी चरखे पर क्या काटते थे? गांधी जी चरखे पर सूती कपड़ा बनाते। जो तितली का जीवन चक्र, यहाँ पे ये तितली का कलर करना है। जीवन चक्र के बारे में जानिए और उसको कलर करना है। फिर अभी भाषा बोध। संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, जैसे लोग, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान, गांव, शहर, इसको नाम होता है संज्ञा।
नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स जैसे इंग्लिश में होता है, नाउन होता है। उदाहरण स्वरूप ये उदाहरण दिया गया है, शालिनी और उसकी बहन गुड़िया के साथ खेल रही है। शालिनी कर्ता है और उस संज्ञा है, और उसकी बहन गुड़िया भी संज्ञा है। तो मयंक को बाग में घूमना अच्छा लगता है, मयंक है संज्ञा। वहाँ अपने मित्रों से मिलकर उसे खुशी मिलती है, मित्र है संज्ञा। ऊपर के वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम आए हैं। जैसे व्यक्ति दिया गया मयंक, शालिनी, ये उनका नाम है, नेम ऑफ द पर्सन है। वस्तु दिया गया है गुड़िया, स्थान दिया गया है बाग, जो बाग बगीचा, भाव है खुशी, और जाति है बहन, मित्र। ये सब ये व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक संज्ञा, स्थानवाचक, और ये भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा शब्द है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को बोध करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब संज्ञा कहते हैं। जो योग्यता विस्तार, चन्नपट्टना जिले में गुड़ियों का उद्योग चलता है। क्या आप उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। आप उसकी जानकारी, जो चट्टपट्टना में एक क्लास 3 या क्लास 4 में उसका एक चैप्टर दिया है, उसके बारे में वहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर क्यों, अगर उसको भी चेक कर सकते हो। वो उसका प्लेलिस्ट में चले जाना। कर्नाटका का क्लास 3, आई थिंक क्लास 3 या क्लास 4 में उसका एक चैप्टर दिया गया, चन्नपट्टना, जो गुड़िया के उद्योग, गुड़ियों जो ये लकड़ी के टॉय जो वहाँ पे बनाते हैं, उसके उद्योग के बारे में वहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, तो उसको चेक करके देख लेना। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 4 का वीडियोज अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और क्लास ये जो अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 का अभी चल रहा है, 1-2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, अभी ये चैप्टर 3 अभी अपलोड करूँगी। और आगे चल के ये इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का करना, ये एक्सप्लेनेशन, रीडिंग इम्प्रूवमेंट और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, क्लास वाइज चैप्टर, क्लास 1 to 5 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का। और एनसीईआरटी का भी जो बाल राम कथा है, उसका जो पूरा फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है, जाके वो भी चेक कर सकते हो। और मैं ई बुक सॉल्यूशन भी बना रही हूँ, बाकी क्लासेस का भी मैं आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये सभी स्टेट का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, हिंदी सब्जेक्ट का ये इस चैनल में अपलोड होने वाला है, उसका ई बुक सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो सब। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे चल के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करूँगी इस चैनल में। तो धन्यवाद, थैंक यू।